बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने ईटा का जो 2020 जो सेशन चल रहा है उसमें जो डिस्कस किया था लास्ट पे, वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो पहली क्लास होती है मोनोसैकेराइड्स, और हमने उसमें क्या देखा था कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो केमिकली क्या होते हैं, फिर वो किस तरह से एक दूसरे के साथ डिफ़र भी करते हैं, फिर उनके जो थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स की बातें की थी, उसमें एसिमेट्रिक कार्बन की बात भी हुई थी। फिर उसके बाद ना आइसोमर्स की बातें भी हमने की, अल्फ़ा और जो बीटा थे उनमें शुगर्स होती हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के जो रिमेनिंग दो क्लासेस हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे, और उनमें हमने कहा था ना कि बेसिकली तीन क्लासेस हैं, यानी एक उसमें मोनोसैकेराइड है, सेकंड क्या होगी उसमें ओलिगो, और थर्ड क्या होगी पॉलीसैकेराइड। तो अभी हम स्टार्ट यहाँ पे लेंगे सेकंड क्लास जो है ओलिगोसैकेराइड से। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो दोनों क्लासेस हैं, चाहे वो ओलिगो है या पॉली है, ये दोनों जो हैं मोनोसैकेराइड से ही बनती हैं। ये दोनों क्लासेस जो होंगी ये कहाँ से बनेंगी? मोनोसैकेराइड से। अब ना जैसा ये मोनोसैकेराइड से बनती हैं, तो जो ओलिगोसैकेराइड क्लास होगी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना, जो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, उनमें 2 से लेके 10 तक क्या होंगे? मोनोसैकेराइड यूनिट्स हो सकते हैं। यूनिट्स कह लें या मोनोमर्स भी आप कह सकते हैं कि जो ओलिगोसैकेराइड है दैट कंटेन्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अब ये 2 से लेके जो 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं उनकी बेस पे हम देखें ना, तो हमारे पास फर्दर जो वो स्मॉलर क्लासेस आ जाएंगी, यानी जिनमें क्या है 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। लेकिन जैसे हमने कहा था ना, मोनोसैकेराइड को हम 5 क्लासेस में जब वो डिवाइड कर सकते हैं, यानी उसमें जो 5 सब क्लासेस हैं उनमें पहले ट्रायोसिस आ रही थी जिनमें 3 कार्बन वाले होते हैं, सेकंड में टेट्रोसिस, और इस तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हम इनको 9 जो है वो सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड या क्लासेस में कर सकते हैं। अब देखें ना, जैसे मिसाल के तौर पे किसी के अंदर जो है वो 2 हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड्स। 3 हैं तो ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटा, और इस तरह से ना ये 10 तक हो सकते हैं। यानी इस तरह से आपके पास क्या होगी टोटल ओलिगोसैकेराइड की क्या है 9 सब क्लासेस हो सकती हैं। लेकिन जो इसके हम यहाँ पे जो सब क्लास या सब जो ग्रुप पढ़ेंगे वो कौन सा है? डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड जब वो कैसे बनता है कि विद 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। इसमें आप क्या करेंगे? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को आपस में कंबाइन करेंगे। अब देखें, दोनों तरह से आप एक डाइसैकेराइड को डिफाइन कर सकते हैं। यानी एक क्या होगा? विच इज़ फॉर्म्ड बाय the combination of या by the union of 2 monosaccharide या which is formed by the condensation of 2 monosaccharide unit, तो वो क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड। या फिर दूसरी की डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं कि which upon hydrolysis yields 2 monosaccharide molecule, तो वो फिर क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड। which upon hydrolysis yields 2 मोनोसैकेराइड। यानी ये MCQ में आ सकता है। आप देखें, इसी तरह से मैं अगर कहता हूँ ना हेक्सासैकेराइड अपॉन हाइड्रोलिसिस विल गिव
अब देखो वो कितने, यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब होगी वो 6 मोनोसैकेराइड, हेप्टासैकेराइड्स क्या करेंगे 7 देंगे, ट्राईसैकेराइड क्या करेगा 3 देगा। तो ये इस तरह से आपने ना MCQs याद रखने हैं। और ये वही वाली बात है जिसको हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे ना कि ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोनोसैकेराइड यूनिट, और वो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं दे आर फर्दर आइदर एल्डिहाइड और कीटोन और बोथ। आपने इस तरह से इनको ध्यान में रखना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस करूँगा, स्ट्रक्चर नहीं ड्रा करते ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हमने काफ़ी हद तक उनको डिस्कस कर लिया था कि डाइसैकेराइड्स होते हैं ना जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलते हैं, तो भाई उनमें होगा क्या कि किस तरह से वो आपस में अटैच होंगे। एक सिंपल सी बात थी कि उसमें क्या है कि अगर मैं ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर फ़िलहाल ये ड्रा कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये हम ऐसे बना देते हैं कि ये OH, बाकी भी उसी तरह से ना H और OH होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कह देते हैं कि दिस इज़, बाकी मैंने वैलेंसेस शो नहीं की हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज है। ये भी क्या था, अल्फ़ा ग्लूकोज। अब जिस तरह आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ लेके बाइंड करते हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या होगा कि जैसा या आमने सामने आएंगे तो इसका OH और उसका H मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। अब क्या रह गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया, क्यों, दोनों के OH सामने आ रहे थे। तो फिर क्या होगा, OH का OH के साथ हो रहा था, तो अब ना OH और H के मिलने से वाटर बन गया, रिमेनिंग क्या है, ऑक्सीजन रह गया। अब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चूँकि आपने रिमूव किया उसकी एक वैलेंसी फ्री है, और इधर कार्बन से आपने OH ग्रुप रिमूव किया हुआ है उसकी एक वैलेंसी फ्री। तो फिर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन और कार्बन आपस में क्या करते हैं, इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, अटैच हो जाएंगे। और ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह देते हैं कि ये दोनों मोनोसैकेराइड के हैं, नाउ दे हैव बीन लिंक थ्रू ग्लाइकोसिडिक। लेकिन आप इसमें ना कार्बन की पोजीशंस भी बता सकते हैं कि इसका फर्स्ट का क्या था 1 और उसका क्या है 4, 1 4 ग्लाइकोसिडिक। चूँकि ये अल्फ़ा ग्लूकोज हैं तो इस लिंकेज को आप अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह सकते हैं। अब ये जो था ना ये इस तरह से क्या होगा, एक डाइसैकेराइड, चूँकि वाटर जब रिमूव हुआ है तो हम ये कह सकते हैं ये कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सेंसिस हुई है। और इस तरह से ना अब बॉन्ड बनने के बाद ये आपके पास जो मालिक्यूल बन गया है ना, बज़ाहिर तो आपको इसमें दोनों अल्फ़ा ग्लूकोजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये क्या बन गया हमारे पास, माल्टोज। ये क्या बन गए, माल्टोज। अब जिस साथ ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माल्टोज होता है ना हाइड्रोलाइज होगा, और इसके लिए एंजाइम आपने क्या पढ़ा है, माल्टेज। अगेन यही है कि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक करके इसको H और OH रिटर्न कर देंगे। तो फिर हमारे पास जो दोबारा से जो गेन होगा उस हाइड्रोलिसिस का वो क्या होंगे, 2 अल्फ़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो माल्टोज है, ये MCQs की बातें हैं सारी कि माल्टोज कैसे बन रही है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फ़ा ग्लूकोज। MCQ में इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि विच लिंकेज इज़ प्रेजेंट इन माल्टोज मॉलिक्यूल, तो वो आसान सा है अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, अब ना ये 1 4 के साथ आ गया तो बात का ना MCQ यूँ ही बनता है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज़ फॉर्म बिटवीन द कार्बन्स ऑफ, तो उसमें क्या होगा, नंबर 1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज़ अटैच टू कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज, तो उसके आंसर में क्या होगा 1 and 4 ऑफ 2 ग्लूकोज अल्फ़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से भी आपने ध्यान में रखना है। अब देखें यहाँ पे ना हम थोड़ी सी बात करेंगे जो दूसरे डाइसैकेराइड्स वगैरह होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ना इसकी बात करते हैं लैक्टोज की, जो लैक्टोज है उसमें लास्ट में मैंने एक बताया था गैलेक्टोज,
क्या होगा, उसमें गैलेक्टोज होता है और साथ ही क्या होगा, उसके ग्लूकोज होगा। अब ना बीटा गैलेक्टोज होता है, तो बीटा गैलेक्टोज होने की वजह से यानी पहली बात क्या है, लैक्टोज कैसे बनी, गैलेक्टोज, और ये आपने याद रखना है, और इसमें अल्फा क्या है, ग्लूकोज। ये चूँकि बीटा थी तो इसमें जो लिंकेज होगा वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ये आपने याद रखने हैं। अब देखिए इसमें 2-3 MCQs आ रहे हैं। पहली बात ना, लैक्टोज को आप जनरली जो है वो मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या होगा, मिल्क शुगर। और ये आपने ना माल्टोज की जो फॉर्मेशन है उसको माल्टिंग भी पढ़ा हुआ है, वो उसमें भी आ सकता है। अब ना ये देखें, लैक्टोज मिल्क शुगर एक MCQ यूँ, फिर दूसरा इसके कंपोजिशन क्या हो सकती है, बीटा गैलेक्टोज और ग्लूकोज, फिर इसमें लिंकेज कौन सा होगा, बीटा 1,4, और कौन सी कार्बन में, तो उसमें क्या होगा, कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज और कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज। देखें इसी के अंदर कितने MCQs आ गए। इसके अलावा ना पहले वाले हम उसमें लेक्चर में, इससे पहले वाले में ना कर चुके हैं सुक्रोज भी। सुक्रोज को ना आप कॉमनली जब वो केन शुगर भी कहते हैं, और इसमें क्या होगा, दो जो कंपोनेंट्स आएंगे ना, एक फ्रुक्टोज है और दूसरा कौन सा है, ग्लूकोज। यानी इसमें क्या करेंगे हम, एक अल्फा ग्लूकोज और प्लस क्या है, बीटा फ्रुक्टोज होगा, ये आपने जहन में रखने हैं। और इसमें जो लिंकेज है अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ये अल्फा पहले वालों में हमने सारा जो पढ़ा वो 1,4 था, तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए ये सारी बातें क्या हैं, MCQ। अब ना अगर मैं इसमें आपको नाम दे देता हूँ इस तरह से ना, ABC ऑप्शन में, कि हमारे पास माल्टोज भी है, लैक्टोज भी है, और इसी तरह से ना सुक्रोज है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 1,2 ग्लाइकोसिडिक, तो आपके सिलेबस के लिहाज से तो याद रखना है आपने, वो सुक्रोज में होती है। इसी तरह से ना देखें यहाँ पे अगर आ जाए, जैसा हमने कहा है ना कि ये देखें जो ग्लूकोज था, मैंने इसलिए पिछले लेक्चर के अंदर ना वो थोड़ा डिटेल में गया हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर्स याद रखें। अब देखें जो गैलेक्टोज था, ग्लूकोज है, इनके जो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े थे वो कौन से थे, पायरानोज स्ट्रक्चर, 6 कॉर्नर रिंग वाले थे। फ्रुक्टोज भी हालांकि 6 कार्बन शुगर है, हेक्सोस में आती है, लेकिन उसका आपने फ्रुक्टोफ्यूरानोज यानी फ्यूरॉन उसमें बनी थी, 5 कॉर्नर रिंग। तो उसमें ना देखें जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज वगैरह ना, ये दोनों जो थे ना वो एल्डिहाइड फॉर्म में आते हैं, एल्डो शुगर्स में हैं। अगर आ जाए क्वेश्चन इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड ओनली एल्डिहाइड सब यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, तो उसमें याद रखें माल्टोज भी करेगी, और यहाँ पे क्या होगा, जो लैक्टोज है वो दोनों एल्डिहाइड सब यूनिट्स दे रही है। लेकिन अगर आ जाए कि विच विल गिव एल्डिहाइड एंड, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड विल यील्ड एल्डिहाइड एंड कीटोनिक सब यूनिट, तो उसमें आपने कौन सा याद रखना है, सुक्रोज होगा, जो कि क्या करेगा, ये दोनों डिफरेंट सब यूनिट्स हैं वो बनाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ तक ये बातें समझ आ रही होंगी। अब देखें एक होता है, वैसे मैं अभी वो पॉलीसैकेराइड की तरफ आ रहा हूँ, उसमें होमो और हेट्रो के हम करेंगे। अब देखें मिसाल के तौर पे अगर ना यहाँ पे एक ये माल्टोज का मैंने मॉलिक्यूल बनाया है, ये दोनों सिमिलर क्या था, सब यूनिट के मिलने से बना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक होमो डाइसैकेराइड होगा। लेकिन सुक्रोज की जब हम बात करते हैं उसमें क्या है, एक फ्रुक्टोज आ रहा है और दूसरा क्या है, ग्लूकोज, तो ये किस में आ जाएगा, हेट्रोडाइसैकेराइड के अंदर। मतलब ये आपके सिलेबस में उस तरह से शामिल नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो इसके कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट क्लास है,
दैट इज़ पॉलीसैकेराइड। और बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर 10 से ज़्यादा होंगे, 10 तक होंगे तो वो मोनोसैकेराइड सॉरी ओलिगोसैकेराइड है, और अगर 10 से ज़्यादा हो जाते हैं यानी 11 हैं और 12, 13 और इवन के हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में नंबर चला जाता है तो वो फिर क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड। वो क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात इस तरह से कर देता हूँ कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ना, जैसे पहले कहा, डिफाइन कैसे करेंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स विच आर मोर देन 10, ठीक है ना। और या फिर ये भी हो सकता है एनी कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। देखें, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमने कहा था कि डाइसैकेराइड बनते हैं, ट्राइसैकेराइड इस तरह से ना, यानी पूरी ओलिगोसैकेराइड्स मान रहे हैं, तो उसमें कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन हो रही है। अब देखिए एक और तरफ हम आ रहे हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अगर मैं एक डाइसैकेराइड बनाता हूँ, जैसे ये आपके सामने बना हुआ है, बहुत आसान सी बात, तो उसमें क्या था, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, यानी दो उसमें मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज क्या उसमें एक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिलीज, तो उसमें क्या होगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज़ बीइंग रिलीज। ये बात क्लियर। फिर आप देखें, अगर मैं ट्राइसैकेराइड बनाता हूँ तो उसमें क्या है, 3 सब यूनिट्स अटैच होंगे। अब एक नेक्स्ट आप अटैच कर दें, तो वो भी आपने याद रखना है, वो भी 1,4 के थ्रू। देखें ना, ये इसके 1 फ्री है अभी, ठीक है ना, 1 अगर ये फ्री है, सॉरी ये मैंने OH यहाँ पे लिखा है, इसको आप ये सर से करेंगे, तो ये 1 का OH मौजूद है, तो नेक्स्ट के 4 के साथ होगा, वो भी 1 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक ही होगा। अगर पूछा जाए ना, एक ट्राइसैकेराइड है विच इज़ फॉर्म्ड बाय अल्फा ग्लूकोजिस यूनिट्स, तो उसमें हाउ मैनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स विल बी देयर, तो आसान सा आंसर क्या उसमें 2 होंगे। हाउ मैनी वाटर विल बी रिलीज, वो भी 2 होंगे। इसी तरह से देखें, अगर ना ये टेट्रा है तो उसमें क्या होंगे, ये बिल्कुल वही वाली बातें कल जैसे हमने कहा था ना कि कंडेंसेशन, कल तो नहीं, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि जैसा कंडेंसेशन है, 2 मोनोमर्स मिलते हैं तो 1 वाटर रिलीज हो रहा है, 3 मिलेंगे तो 2 वाटर। अगर मैंने कहा था 100 हैं तो हाउ मेनी वाटर्स विल बी रिलीज, 99। अब यहाँ पे वही बात आपने अप्लाई करनी है। अगर आज है, मैं कहता हूँ हेप्टासैकेराइड एक मॉलिक्यूल बनाया आपने, कि जिसमें आपने 7 के मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनाए, भाई उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का नंबर क्या होगा, बिल्कुल आसान, 1 लेस कर दें, यानी उसमें हेप्टा के अंदर क्या है, जैसे डाइसैकेराइड में 1 था ना, 1 लेस हुआ है, हेप्टा में क्या होगा, 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिलीज, वो भी क्या होंगे, 6 होंगे। अब ना अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच मे बी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड, दोबारा सुन लें कि ओलिगोसैकेराइड में क्या था, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं ना, दे मे बी प्रेजेंट। और अगर पूछा जाए ना कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज व्हेन अ मोनोसैकेराइड यूनिट इज रिलीज, सॉरी व्हेन अ ओलिगोसैकेराइड यूनिट इज प्रोड्यूस, तो अब देखें मैक्सिमम ओलिगोसैकेराइड में 10 मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, तो भाई फिर क्या हुआ, मैक्सिमम फिर क्या है, 10 ही रिलीज होंगे, सॉरी 9 रिलीज होंगे। 10 मोनोसैकेराइड कंबाइन करेंगे तो कितने रिलीज होंगे, 9। और अगर मिनिमम नंबर पूछा जाए तो भाई उसमें क्या होगा, मिनिमम नंबर जो होता है एक ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल में वो 2 होता है, तो वाटर कितने रिलीज होंगे, 1। यानी ये बात भी जो ना आपने इस तरह से याद रखनी है। और इसी को आप देखें, मैं दोबारा से चेंज कर रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल के बजाय अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें कि व्हाट मे बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन ओलिगोसैकेराइड्स, भाई ओलिगोसैकेराइड में मैक्सिमम 2 से लेके 10 तक होते हैं ना मोनो, तो फिर क्या होगा, 10 अगर मोनो होंगे तो 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे, और मिनिमम क्या होगा कि 1 होगा। यानी ये बातें इस तरह से भी MCQs में आ सकती हैं। अब जैसा पॉलीसैकेराइड्स आप बना रहे हैं,
बिल्कुल जैसे ये मैंने कहा, आप क्या करते हैं, ये चेन बनाते जाएं। अब जैसा आप ये चेन बनाते जाते हैं उसमें क्या होगा कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा होंगे। अब वही वाली बात जो अभी हमने इधर अप्लाई की थी, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने शो किया है, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो था ना, अभी ये दो के दरमियान है। फिर ये देखें अभी मैं ये तीसरा अटैच कर रहा हूँ, ये उसी तरह से मोनोसैकेराइड यूनिट। फिर ये देख लें उसके साथ हम ये नेक्स्ट ना फोर्थ वाला ये अटैच कर देते हैं, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऐसे करके ये मैंने कर दिया। अब देखें अगर ना मैं इसी तरह से इस तरफ भी ये ऑक्सीजन करके यूँ करता हूँ, तो ये क्या ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली एक लीनियर चेन बना रहे हैं, जिसमें मोर देन अगर 10 हो गए हैं तो भाई फिर क्या होगा उसमें वो पॉलीसैकेराइड में आ जाएगा, चाहे 11 ही क्यों नहीं है। अब बात सुन लें कि यहाँ पे अगर आ जाए, what will be the minimum number of water molecules released during the formation of a polysaccharide। भैया आप एक पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं तो पॉलीसैकेराइड जो पहला बनेगा उसमें कितने होंगे, 11 मोनोसैकेराइड्स। जब 11 बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज़ होंगे, 10। उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे, 10। बाकी रह गया इसमें जो पॉलीसैकेराइड्स हम जो इस तरह से बनाते हैं ना, वो पहले एक लीनियर चेन बना दी, यानी दो तरह के हैं ना, एक वो होते हैं कि जो स्ट्रेट चेन होते हैं और दूसरे कौन से होंगे, ब्रांच चेन। अब यहाँ पे एक जहन में रखिएगा, जो एक स्ट्रेट चेन बनती है जो मोनोसैकेराइड यूनिट के अरेंज होने से बनती है, ये देख लें यहाँ पे ये 1,4 ग्लाइको, सब के अंदर क्या होगा, ये इस तरह से 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो आपको मिलेगा। यानी मैं अगर स्टार्च के एग्जांपल ले लेता हूँ तो स्टार्च के अंदर आप क्या देखते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, और कौन से होते हैं वो, अल्फा ग्लूकोजेस। स्टार्च है वो हम ये कहते हैं कि स्टार्च इज़ अ पॉलीसैकेराइड, और इसमें क्या होंगे, अल्फा ग्लूकोजेस। और स्टार्च भी ना कोई एक उस तरह से मॉलिक्यूल नहीं है, या बल्कि ये क्या एक कैटेगरी है स्टार्चेस, यानी उसमें क्या स्टार्चेस की एक वैरायटी है, और इनके अंदर नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, अल्फा ग्लूकोज जिनको कहते हैं आप, वो हंड्रेड्स में हो सकता है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं वो बातें करता आ रहा हूँ, आपको स्टार्च का भी एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए कि 500 थे जी उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 499, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिलीज 499, या ऐसा से आ जाए कि यू हैव अ पॉलीसैकेराइड स्टार्च मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 500 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट ग्लूकोज ब्रेक स्टार्च मॉलिक्यूल बैक इनटू ग्लूकोजेस, तो 499 रिक्वायर्ड होंगे। तो यानी इस तरह से क्या है, एक वैरायटी ऑफ MCQs यहाँ से बन सकते हैं। अब वो जो स्टार्च है अल्फा ग्लूकोजेस से बनी है, इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं एमाइलोज का, और दूसरी जो होगी दैट विल बी एमाइलोपेक्टिन। एक एमाइलोज स्टार्च है और दूसरी कौन सी है, एमाइलोपेक्टिन। अब देखें जो एमाइलोज है ना, वो आपने क्या पढ़ा है कि वो स्ट्रेट होती है और अनब्रांच्ड है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होती है वो क्या होगी, शाबाश, ब्रांच्ड है। एक स्ट्रेट है और दूसरी क्या है, ब्रांच है। अब देखें अगर ये इस तरह से आपको चेंज ये नज़र आ रही है जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक है, तो ये यानी बहुत आसान सा है कि ये एमाइलोज होगी। और एमाइलोज जो है जो स्ट्रेट है उसके अंदर जो सारी बॉन्डिंग आपको नज़र आएगी MCQ के लिहाज से, दैट विल बी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखें हम पहले ब्रांच को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि एमाइलोपेक्टिन जब बनाते हैं, जो बेसिकली क्या होती है, ब्रांच है, वो कैसे बनेगी। ये देखें अगर ये अल्फ़ा ग्लूकोजिस चाह रहे थे, मैं एक और अल्फ़ा ग्लूकोज यू बना देता हूँ,
और ये देख लें अल्फ़ा ग्लूकोज था, ये CH2OH मैंने ये कर दिया, यहाँ पे ये उसी तरह से HOH, ये मैं वो कार्बन नंबर यहाँ पे ये शो कर देता हूँ, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखें यहाँ पे ये वाला जो था ऑक्सीजन के साथ जो नेक्स्ट होता है ना, ये अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6 है। अब देखें 1 और 4 तो ऑलरेडी क्या थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बना रही थी वाइल मेकिंग अ स्ट्रेट चेन। अब ब्रांच बनाते हुए हमारे पास जो है ना, जो कार्बन नंबर 6 है वो अवेलेबल है इस एंगेज जो मोनोमर यूनिट है उसके। तो अब क्या होगा, जो नेक्स्ट है जो ब्रांच की सूरत में अटैच होने जा रहा है और वो फर्स्ट वन था इसका ब्रांच का मेंबर, वो क्या करेगा, अपने 4th कार्बन की, MCQ के लिहाज से याद रखना है कि जो 4th कार्बन है उसका जो OH ग्रुप होगा और ये 6 का जो OH ग्रुप होता है, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और साथ वाटर। लेकिन देखें यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम एक रह जाता है, उस ऑक्सीजन के थ्रू क्या होंगे, ये दोनों फिर आपस में अटैच हो जाएंगे। जब ये दोनों ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो गए, अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना ना, वो क्या हो जाएगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक, सॉरी इसको ज़रा कट कीजिएगा जी, इसको कट कीजिएगा प्लीज़। जहाँ से ये मैंने स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था ना, वहाँ से आपने कट करना है। अब मैं ये दोबारा बनाने लगा हूँ, वहाँ तक आपने ये लेके आना है। देखें अब जैसा ब्रांच वाला जो हम ऐड करने जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मैंने उसी तरह से एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिया और देखें जैसे आप नंबरिंग करते हैं ना, ये इसके ये ऑक्सीजन के साथ ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये रिंग से बाहर जो वो 6 है। अब देखें ये उसी तरह से HOH था, ये भी क्या है, H और OH, बाकी भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। अब देखें ब्रांच बनाने के लिए क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट रेजिड्यू है, जो अल्फ़ा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो ब्रांच के तौर पे अटैच होने जा रहा है, वो ऑलरेडी ब्रांच का जो मेंबर है उसके कार्बन 6 के साथ रिएक्ट करेगा। ये आपने ख़ास तौर पे याद रखना है, वो किसके साथ करेगा, कार्बन नंबर 6 के साथ। क्यों, 1 और 4 उसकी क्या है, ऑलरेडी एंगेज हैं। अब देखें जैसा ये इंटरेक्ट करते हैं, HOH मिलके क्या है, वाटर। अब उसी तरह से ऑक्सीजन रह जाएगी, तो ये क्या हुआ, ये 6 वाला क्या था, उस नेक्स्ट ग्लूकोज के ऑक्सीजन के साथ जब वो इस तरह से लिंकेज बना रहा है, और इसको हम क्या है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह देंगे, या अगर आप साथ लिखना चाहते हैं वो अल्फ़ा भी आप लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। लेकिन अब जो पॉइंट है ना वो ये है, ये अब स्ट्रेट नहीं रही, ये ब्रांच बन गई। अभी ब्रांच में भी आपने क्या किया, सिंगल ग्लूकोज लगाया हुआ है। अब अगर मैं ब्रांच को फर्दर जब इलांगेट करना चाहूँ, अब ज़रा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट जो ग्लूकोज मैं लगाऊंगा ना, तो याद रखें जो पहले वाला ग्लूकोज होता है उसकी कार्बन 4 और नेक्स्ट जो होगा उसकी कार्बन 1 जो होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, इंटरेक्ट। तो देखें ना ये वहाँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब देखें जिस वक्त नेक्स्ट वाला जो बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे, ये क्या होगी 1 और ये 4 आपस में उसी तरह से ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल अगेन रिलीज होगा, तो ये फिर लिंकेज कौन सा बन जाएगा, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। यानी ब्रांच जो थी ना वो बनाते हुए पहला जो होगा लिंकेज वो 1,6 होगा। अगर ब्रांच को आपने इलांगेट करना है या एक्सटेंड करना है तो रिमेनिंग जितने भी उस ब्रांच के अंदर होंगे वो क्या हो जाएंगे, शाबाश 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगे। फर्स्ट 1,6 था, रिमेनिंग सारे क्या होंगे 1,4 वाले होंगे। फिर इसी तरह से आप देखें
एक ब्रांच है, उस ब्रांच से भी आप फर्दर ब्रांच है वो निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, फॉर मेकिंग अनदर ब्रांच यू हैव टू ऐड नेक्स्ट या फर्स्ट वन एट द एंड ऑफ कार्बन नंबर 6 जो था, वो कार्बन नंबर 6 जो एंड होगा रिंग का वहाँ पे ऐड करेंगे, और वो लिंकेज जो फर्स्ट बनेंगे दैट विल बी 1,6। तो अब देखें ना, यानी हर ब्रांच बनाते हुए आपने पहला कौन सा करना है, 1,6। ब्रांच की भी फर्दर ब्रांच बनाते हुए जो पहला होगा वो क्या होगा, 1,6 होगा। अब मैं ये कह देता हूँ कि वी हैव अ ब्रांच चेन विद फॉर एग्जांपल 10 ब्रांचेस attached to that linear chain, then how many 1,6 glycosidic bonds will be there? बिल्कुल आसान सी बात, हर जो चेन होती है ना उसकी ब्रांच जब बनती है तो उसमें पहला बॉन्ड कौन सा होता है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक। अगर उससे एक लीनियर चेन के साथ क्या थी, 10 ब्रांचेस आपने ऐड किए हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, यू हैव, हाँ जी, एडिड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विद ईच चेन विद ईच ब्रांच। तो हाउ मेनी 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स विल बी देयर, 10। मेरे ख्याल में यहाँ तक ये बात क्लियर होगी कि ये इस तरह से पॉलिस है। बाकी आसान सी बातें हैं कि यहाँ पे ये तो हमने अभी स्टार्च को डिस्कस किया ना, फिर जो सेकंड इसकी एक एग्जांपल आ जाती है वो है ग्लाइकोजन। वो भी क्या था, पॉलीसैकेराइड है, लेकिन ये क्या होगा, अल्फा ग्लूकोजिस का होगा। और देखें बिल्कुल आसान सी बात है ना कि जब हम फूड ले रहे हैं उसमें स्टार्च होता है, तो स्टार्च जब डाइजेस्ट होगा, अब देखें अगर वो अल्फा ग्लूकोजिस से बना है तो डाइजेशन जो हो रही है उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस है। तो अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वो क्या करेगा, दैट विल गिव अल्फा ग्लूकोज सब यूनिट्स। तो हमारे ना जैसा वो माल्टोज और माल्टोज फाइनली ब्रेक होती है ना ग्लूकोज में, तो वो सारे के सारे जो इंटेस्टाइन के अंदर अवेलेबल होंगे ना स्टार्च से, दे विल बी ऑल अल्फा ग्लूकोजेस। अब वो अल्फा ग्लूकोज के मालिक्यूल्स होते हैं, फिर उसे जब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, अगर तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत थी वो यूटिलाइज हो जाएगी, अगर वो एक्सेस में तो हमारे लिवर या मसल के अंदर क्या होते हैं, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। कौन, वही अल्फा ग्लूकोज होंगे ना, वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होंगे। अगेन वही बात है कि जैसे अल्फा ग्लूकोजिस को आपने स्टार्च में देखा था कि आपस में लिंक्ड हैं, पहले 1,4 के थ्रू, फिर ब्रांचेस 1,6 के थ्रू बनी थी, बिल्कुल ऐसे ही ग्लाइकोजन में भी क्या होगा, यही अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फर्स्ट क्या है वो 1,4 और फिर ब्रांचेस भी बनाएंगे क्या जी, 1,6। और एक बात याद रखिएगा कि जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है ना वो एमाइलोपेक्टिन के साथ रिजेंबल करता है। अब ये बात का MCQ में आ जाता है कि एमाइलोपेक्टिन रिजेंबल्स स्ट्रक्चरली विद, तो उसमें ये कौन सा था, स्टार्च थी ना एमाइलोपेक्टिन, और ब्रांच ये स्टार्च होती है, यानी ब्रांच चेन बना रहे होते हैं मोनोमर्स, तो ग्लाइकोजन भी क्या होती है ब्रांच, तो ये उसके साथ क्या है ब्रांच इसकी वजह से रिजेंबल करेगा। हाँ, जो इसमें एक डिफरेंस आ जाता है ना कि दोनों ब्रांच हैं, तो फिर हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक याद रखना है आपने कि जो एमाइलोपेक्टिन है वो लेस ब्रांच होगी, जबकि ग्लाइकोजन जो है दैट इज़ हाईली ब्रांच, यानी जब नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है तो वो क्या होती है, ग्लाइकोजन होगी। और एक दूसरा जो एक नॉर्मल टेस्ट है, जैसे आप फूड टेस्ट वगैरह करते हैं ना, कि अगर आयोडीन जो सोल्यूशन है, आपने आयोडीन सोल्यूशन का एक ड्रॉप डाला, तो अगर ब्लू कलर आ जाता है तो वो डार्क जो ब्लू ब्लैक सा कलर है, अगर वो है तो इसका मीनिंग क्या, स्टार्च है। अगर वो रेड हो जाता है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ग्लाइकोजन, यानी ये उसके लिए एक टेस्ट भी है। इसके बाद ना एक और एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ इसमें सेलुलोज की। देखिए जो सेलुलोज है ना, ये भी उसी तरह से पॉलीसैकेराइड्स में आता है, यानी इसमें 100 and thousands ऑफ मोनोसैकेराइड्स सब यूनिट होगा ये भी ग्लूकोज का, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात याद रखनी है कि इसमें क्या है, ये बीटा ग्लूकोसिस होते हैं। इसमें क्या होंगे, सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लूकोसिस होंगे, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, तो आपने ये बाकी ना उसमें
अगर बॉन्डिंग की बात की जाए, यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक पड़ा था ना स्टार्च या ग्लाइकोजन के अंदर, उसमें क्या होगा, बीटा 1,4 होगा। लेकिन होते वो स्ट्रेट चेन्स हैं, अनब्रांच होंगी, ब्रांच चेन्स नहीं होती। किस में, सेलुलोज के अंदर। तो सेलुलोज जो है वो भी क्या था, इसी तरह से पॉलीसैकेराइड है, किसका, बीटा ग्लूकोजिस का। नेक्स्ट एक इसी के एग्जाम्पल काइटिन, जो मैंने पहले भी बोला था जब कार्बोहाइड्रेट्स हमने स्टार्ट लिए थे कि केमिकली क्या होता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इट आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन इन इट्स स्ट्रक्चर। तो ये जो काइटिन है ना, उस को अगर हम देखें ये पॉलीसैकेराइड है उसी तरह से, लेकिन ये किससे बना हुआ है, बीटा ग्लूकोजिस होते हैं इसके अंदर भी। लेकिन उसको हम एक नाम देते हैं काइटिन में जो होगा ना, बीटा ग्लूकोज अमीन इसको कह देते हैं। वैसे इसमें जो ग्रुप होता है ना वो एन एसिटाइल ग्रुप होगा, यानी इसके अंदर जो ग्रुप अटैच होता है दैट इज एन एसिटाइल ग्रुप है, अमीन ग्रुप होता है वो अटैच होगा। और वो मैं थोड़ा सा आपको ना स्ट्रक्चरली इस तरह से बता देता हूँ। देखिए जैसे आपने ना बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें आपने क्या देखा था, बीटा ग्लूकोज में यूँ OH अपर साइड पे होता है, ये बाकी जो थी उनमें उसी तरह से OH आप कर दें। ये क्या हमारे पास, ये बीटा ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके साथ ना ये देखें सिंपली, पहले मैं उसी तरह से अमाइनो ग्रुप ना जब अटैच करता हूँ तो ये क्या है, जस्ट लाइक दिस, ये NH2 ग्रुप आ जाएगा। लेकिन N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है ना, तो अब जो एसिटाइल ग्रुप जब हम अटैच करते हैं, अब इस कार्बन को आप अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और इसके साथ का ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, ये क्या था, N एसिटाइल ग्रुप बनता है। यानी देखें ना, जैसे आपने ना एसिटिक एसिड पढ़ा था ना CH3COOH, तो उसी में से एक OH ग्रुप रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या, एसिटाइल ग्रुप, ये CH3C डबल बॉन्ड O एसिटाइल ग्रुप है, तो N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन इसको कहते हैं। और इसमें एक बात आपने ये याद रखनी है, देखें अगर इसका जो कार्बन नंबर 1 थी ना उसका OH अपवर्ड है तो नेक्स्ट जो होगा उसके ये 4th के साथ बनाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात ज़रा गौर से समझने वाली है कि देखें ये बीटा ग्लूकोज था, जब बीटा में होता है तो OH क्या अपर साइड पे होगा, लेकिन कार्बन नंबर 4 पे OH क्या है, लोअर साइड पे है। तो नेक्स्ट जब आप बीटा ग्लूकोज अमीन लगाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, OH नीचे है। अब सेम लाइन में हमें लाने के लिए, सेम प्लेन पे लाने के लिए क्या होगा, जो नेक्स्ट वाला होगा उसको आपने क्या, ये अगर ये वाला नॉर्मल था तो उसको आप इन्वर्टेड बनाएंगे। इन्वर्ट करने से क्या होगा, OH दोनों ग्रुप क्या क्या होंगे, एक प्लेन पे आ जाएंगे। तो इसमें एक याद रखें कि अल्टरनेट पैटर्न के साथ क्या होंगे, ये N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन्स होते हैं ना, अरेंज होके एक काइटिन का जो वो चेन बना रहे होते हैं। अगेन बात वही है, ये अगर बीटा है तो इनके अंदर भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस आपको मिलेंगे। अभी जो मैंने बात की ना अल्टरनेट पैटर्न में, यानी एक स्ट्रेट था यानी नॉर्मल आ रहा है, दूसरा इन्वर्टेड है, फिर नेक्स्ट नॉर्मल इन्वर्टेड, इस तरह से चलेंगे। ये जो है ना सिर्फ काइटिन में नहीं है, ये सेलुलोज के अंदर भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। सेलुलोज में भी क्या होता है, ऐसे ही ये यानी हमें ना जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स नज़र आते हैं, एक अपर साइड पे होगा, फिर नेक्स्ट नीचे, फिर अपर, तो वो इन्वर्टेड इसी वजह से होते हैं कि वी हैव टू ब्रिंग बोथ OH ग्रुप्स यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन द सेम प्लेन। अब बाकी रह गया यहाँ पे जो पॉलीसैकेराइड का जो लास्ट वन है एक, कि इनमें ना कुछ होमोपॉलीसैकेराइड्स भी हैं, कुछ हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स भी हैं। अब देखें जो होमोपॉलीसैकेराइड्स होंगे ना,
वो कौन से होंगे कि जिनके अंदर हम क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जो सेम टाइप के जो सब यूनिट्स हैं उनसे मिल के बने होंगे। होमो पॉलीसैकेराइड्स। और इसी तरह से जो डिफरेंट से मिल के बने होते हैं हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स, उनको हम कहेंगे। अब देखें, अभी जो हमने कुछ नाम जो लिखे थे, जैसा स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, या इसी तरह से सेलुलोज पढ़ा है आपने, काइटिन पढ़ा है, ये सारे के सारे क्या हैं, चाहे वो अल्फ़ा से थे या बीटा ग्लूकोजिस से ना, इसमें सेलुलोज काइटिन, लेकिन हैं तो होमो ना, तो ये किस में आ जाएंगे, होमो ग्लूकोजिस। जबकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम वो एक पढ़ चुके हैं जो सेल वॉल का कंपोनेंट था। मिसाल के तौर पे पैक्टिन है, लिग्निन है, या एक आपने ना पेप्टाइडो ग्लाइकन पढ़ा हुआ है। ये वाले जो होंगे ये सारे के सारे क्या हेट्रोपोलीसैकेराइड्स के अंदर आएंगे। तो ये बात करना, ये MCQs में आ सकता है, याद रहेगा। बाकी ना देखें, इसमें जो भी आपके सिलेबस पे थे मैंने मैक्सिमम यहाँ पे ये डिस्कस कर दी है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपने जहन में रखने हैं कि इसमें काफ़ी हद तक ना ख़ास तौर पे होमो और हेट्रो के लिहाज से भी MCQ बन सकता है कि विच वन इज़ होमो या विच वन इज़ नॉट होमो, या इसी तरह से ना हेट्रो की बात हो सकती है, या फिर विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी ABC ऑप्शन में मैं दे देता हूँ मिसाल के तौर पे होमो है, जो D ऑप्शन है मैं उसमें लिग्निन दे देता हूँ तो वह हेट्रो है। तो इस तरह से भी MCQ बन सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं जो मॉलिक्यूल्स की है कार्बोहाइड्रेट्स के बाद, दैट इज़ प्रोटीन्स। देखिए, जो प्रोटीन्स हैं वो भी बेसिकली पॉलीमर्स हैं, लेकिन ये जो पॉलीमर्स होंगे ना, इनमें जो मोनोमर यूनिट्स हैं उनको आप अमीनो एसिड का नाम देंगे। ये प्रोटीन्स में जो मोनोमर यूनिट्स आ जाएंगे वो कौन से होंगे, दे विल बी अमीनो एसिड। तो इसलिए ना हम प्रोटीन्स को जिस तरह डिफ़ाइन करते हैं तो हम सिंपली ये कहते हैं कि दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स। अब देखिए, इसमें जो अमीनो एसिड यूनिट्स हैं वो जब आपस में लिंक्ड होंगे तो ये जो लिंकेज बनता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। यानी इसमें क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होंगे, ये सारे अमीनो एसिड जो आपस में लिंक होंगे और एक चेन बना देते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, पेप्टाइड चेन। यानी जो प्रोटीन्स होती हैं वो पेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में होती हैं, या उनको आप पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी कहते हैं। ज़रा जितने ज़्यादा उसमें अमीनो एसिड्स होंगे उतने क्या होगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड भी इंक्रीज़ करता जाएगा। अब ना सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अमीनो एसिड के हवाले से। मिसाल के तौर पे देखें, एक अमीनो एसिड जो होता है ना उसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम होगी, एंड दैट सेंट्रल कार्बन एटम इज़ कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। इसको जो सेंट्रल होगा इसको आप क्या नाम देंगे, अल्फा कार्बन एटम। अब इस अल्फा कार्बन एटम के साथ जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो अटैच होंगे। वो कौन कौन से देखें, यहाँ पे एक में इस तरह से ना ये COOH, या इसको आप ना ओपन करके भी उसी तरह से ना लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जिसको आप क्या नाम देते हैं कि ये कौन सा है, दिस इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी कह देते हैं या कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहेंगे। और दूसरी तरफ ये देखें, यहाँ पे ना इस तरह से ये मैं NH2 लिख रहा हूँ, या सिंपली आप इसको ओपन करके N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H NH2 जो ग्रुप होगा जिसको आप क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे एक यूँ आप हाइड्रोजन भी अटैच कर सकते हैं, और ये जो नेक्स्ट वन है ना ये R है, इसको हम क्या नाम देते हैं, अल्काइल
ग्रुप्स का। तो इस तरह से क्या होगा, 4 डिफरेंट ये ग्रुप्स जो होते हैं ना अल्फा कार्बन एटम के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे, और ये क्या है, एक अमीनो एसिड। और हाँ, ये जो होता है ना जो अल्काइल ग्रुप जिसको हम लिख रहे हैं, वो सिर्फ उस सिंपली अल्काइल नहीं है, यानी ये सिंपली आप कह सकते हैं, ये एमसीक्यू के लिहाज से याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, सिंपली जिसको हम कहते हैं ना एलिफैटिक, ये उस तरह का भी हो सकता है, यानी एलिफैटिक जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, या फिर ये एरोमेटिक भी हो सकता है, यानी उसमें जैसे बेंजीन रिंग के लिहाज से आएगा, या इसमें वो चार्ज जो होते हैं ना ग्रुप्स वगैरह भी इसमें आ सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जैसे हम कहते हैं ना 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं कि विच आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स, तो वो जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से जो डिफ़र कर रहे होते हैं वो इसी आर ग्रुप के बेस पे होंगे। अब ना यहाँ पे अमीनो एसिड के जो मैंने बोला ना अभी कि 20 टाइप्स हैं, क्या है जी, 20 टाइप्स के आपको अमीनो एसिड्स हैं वो मिलते हैं। अब वो जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं उनको हम बेसिकली ना 4 ग्रुप्स के अंदर जो है वो 4 भी नहीं 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी मैं 5 इसलिए कह रहा हूँ, जो चार्ज में होंगे ना उनको आप पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली अगर करते हैं तो वो 5 बन जाएंगे। वैसे क्या होगा, सिंपली अगर चार्ज अमीनो एसिड वाला ग्रुप लेते हैं ना तो वो फिर 4 बनेंगे। यानी अगर चार्ज को डिवाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुप की सूरत में लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव, फिर 5 है। सिंपली चार्ज अमीनो एसिड को एक ग्रुप कंसिडर करते हैं जिसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ना इन जो 20 टाइप्स के हैं उनमें एक ये यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो नॉन पोलर होगा, जो अभी हमने कहा था ना एलिफैटिक जिसको हम कहते हैं, यानी जो अल्काइल ग्रुप होता है ना नॉन पोलर वाला होगा आर ग्रुप, यानी आर इसमें क्या आ रहा है जी, एलिफैटिक या नॉन पोलर है। इस ग्रुप के अंदर ये अब मैक्सिमम जो मैं बातें कर रहा हूँ ये एमसीक्यू के लिहाज से इसमें कितने अमीनो एसिड्स आएंगे, 6 अमीनो एसिड्स होंगे, वो इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होंगे। अब उसमें चंद एक ये नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मिथियोनीन है, आपने पढ़ा था ना ट्रांसलेशन के दौरान जो होता है मिथियोनीन। फिर इसी तरह से ना एक आइसोल्यूसिन भी आपने नाम सुना होगा, वो भी इसी के अंदर आएगा कि आइसोल्यूसिन जो होता है ना वो भी। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आपने एक स्टडी किया हुआ है ग्लाइसिन, वो ग्लाइसिन जो पढ़ा था ना आपने सिंपलेस्ट, वहाँ पे आर ग्रुप की जगह पे आप क्या कहते हैं, आर जो होता है वो H होगा, सिंपली हाइड्रोजन एटम है। फिर जो ना एक एलानिन, फिर उसके बाद ये देखें ल्यूसीन और ये वैलीन, ये मैंने जो नाम लिखे ना ल्यूसीन, वैलीन, एलानिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर है। अब ये देखें यहाँ से ना बहुत से MCQs आपके बन सकते हैं, यानी पहले अभी मैं कह रहा हूँ कि नॉन पोलर के लिहाज से कौन कौन से हैं, वो 6 हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो नॉन पोलर के बाद हम क्या देते हैं कि जो पोलर वाले होंगे। अब वो जो पोलर हैं वाला जो R ग्रुप होगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, पोलर अमीनो एसिड्स बनते हैं, ये भी क्या है, 6 अमीनो एसिड्स होंगे। इस क्लास के अंदर भी क्या होते हैं, 6 आते हैं। और इसमें ना एक फर्स्ट वन में यहाँ पे लिख रहा हूँ एस्पैराजीन। अब ये देखें जो एस्पैराजीन जो है ना ये पोलर में आएगा। इसके अलावा एक आपने नाम सुना होगा प्रोलीन, ये एस्पैराजीन प्रोलीन जो है ना ये दोनों कौन से हैं, ये पोलर में आते हैं। इसके अलावा ना एक जैसे ग्लूटामेट है या ग्लूटामिक एसिड वगैरह भी पढ़ते हैं,
मीन। ये आपने ना सारे इसी तरह से याद रखने हैं, याद करने हैं कि ये कौन से हैं जी, ये पोलर में आएंगे। इसके अलावा एक सीराइन, फिर आपने ना थ्रियोनीन भी पढ़ा होगा, एक वो किडनी स्टोन भी उससे बनते होते हैं अमीनो एसिड से ना, सिस्टीन, ये भी बढ़िया इजीली क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो सिस्टीन, ये जो 6 आपके पास अभी नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे कौन से कैटेगरी होगी, पोलर की। अब पोलर के बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एरोमेटिक जो होंगे। और एरोमेटिक जो होते हैं ना, ये बेसिकली वो होंगे कि जिनमें क्या होता है, यानी बेंजीन रिंग आएगा, और इसमें एक आपके उसमें बुक में भी दिया हुआ था, नॉर्मल जो था ना सिलेबस के लिहाज से, ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन है ये इसमें आता है। फिर उसके अलावा ना जो टायरोसिन है, टायरोसिन जो अमीनो एसिड वो भी इसी में आएगा। बेसिकली इसमें 3 आते हैं, एक फिनाइल एलानीन सॉरी, जो फिनाइल एलानीन था वो आपने बल्कि एक हेरिडिटरी जो प्रॉब्लम्स है ना म्यूटेशन की वजह से, वहाँ पे भी इसका नाम सुना होगा, वो भी इसी फिनाइल एलानीन इसी ग्रुप में आता है। और ये जो ना जो एरोमेटिक जिनमें आर ग्रुप होगा, ये 3 अमीनो एसिड्स जो होंगे वो इस ग्रुप का क्या है, पार्ट है। फिर मैं इसमें क्या देता हूँ कि जो 4th ग्रुप है, जिसमें क्या होगा कि जो आर ग्रुप होता है वो क्या है, चार्ज आपको मिलेगा। यानी ये पहले कैटेगरी थी, फिर दूसरी या तीसरी, और वो क्या है, 4th। लेकिन ये जो चार्ज है ना, इनको हम इस तरह से कर लेते हैं, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज में कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये क्या है, आर ग्रुप अगर क्या था, नेगेटिवली चार्ज है, या फिर दूसरा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। मैंने कहा था ना कि अगर हम इसको ना अलग अलग से ना ये करते हैं। अच्छा, एक इसमें थोड़ी सी ना जो आ रही है ये गलती, इसमें ये ग्लूटामीन है, ठीक है, ये अलग से होता है, इसमें ये ग्लूटामेट आएगा, सॉरी ये इसमें ग्लूटामेट होगा। ग्लूटामेट जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। और इसी के साथ जो सेकंड आएगा, दैट विल बी एस्पार्टेट। ये वो हम कहते हैं कि ये 2 अमीनो एसिड्स हैं जो कि क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव वाले 2 होते हैं और जो पॉजिटिव वाले हैं ना वो 3 हैं। अच्छा, अगर ये अलग अलग आ जाए तो 2 और 3 जो ना वो चलें, नेगेटिव वाले 2 थे, पॉजिटिव वाले 3 हैं। अगर ना वो चार्ज का अलग से MCQ भी बन सकता है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ चार्ज अमीनो एसिड, या आउट ऑफ 20 हाउ मैनी अमीनो एसिड्स बिलोंग टू द चार्ज कैटेगरी। उसके लिए ना आपने याद रखना है कि 5 टोटल होता है, लेकिन 5 में से जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो 2 होंगे, और 3 जो होंगे वो अमीनो एसिड्स किस में आते हैं, पॉजिटिव चार्ज के अंदर। और इसमें फर्स्ट वन जो है आप लिख सकते हैं हिस्टिडीन, यानी हिस्टिडीन जो है ना ये क्या है, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज में आता है। फिर एक लाइसिन और आर्जिनिन, तो आपने पढ़ा भी हुआ है, सिलेबस में भी था, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये 3 जो हैं वो किस में आएंगे, पॉजिटिव। तो इस तरह से ना ये हमारे पास ना बेसिकली जो है वो आ जाते हैं। ये 4 कैटेगरीज मेन थी, लेकिन अगर हम स्मॉलर लार्जर को इस तरह से लिखें तो ये 5 बन सकती हैं कि इसमें 6 हैं, यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं, ये 3, उसमें 2 और ये 3। अब देखिए इसमें जो MCQs बन सकते हैं, पहली बात
एक बहुत बड़ी वैरायटी जो आपको इसमें नज़र आ रही है ना MCQs की, वो इस तरह से है, ग्रुप वाइज जो डिवीजन है। यानी MCQ आ सकता है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, हो सकता है 3 किसी एक कैटेगरी के दिए हों, एक डिफरेंट हो, या फिर क्या होगा, यूँ भी एक MCQ बन सकता है कि विच पेयर ऑफ द अमीनो एसिड इज़ इनकोरेक्ट। अब देखिए पेयर और इनकोरेक्ट पेयर किस तरह से बनेगा भाई। देखिए अगर मैं पेयर बना देता हूँ फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफान और टायरोसिन का, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एक ही ग्रुप, एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एरोमेटिक से। एक ग्रुप में बना देता हूँ यहाँ से ग्लूटामीन और सिराइन का, ये भी सेम ग्रुप से हैं। एक में बना देता हूँ एस्पार्टेट और दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलानिन। अब ये पेयर जो है वो क्या है, गलत हो गया। क्यों? एस्पार्टेट जो था वो चार्ज में से था, जो एलानिन ले रहे हैं वो क्या है, नॉन पोलर में आ रहा है। या इसी तरह से एक बना देते हैं पेयर, मिसाल के तौर पर आइसोल्यूसिन ग्लाइसिन, ठीक है वो दोनों नॉन पोलर का बना हुआ है। अगर एक कह देता हूँ ल्यूसीन है और दूसरा क्या प्रोलीन, तो एक नॉन पोलर और दूसरा क्या पोलर, तो ये नहीं इस तरह से बन सकते हैं। बाकी ना जिस तरह से ये 6, 6, 3, 2 का है, ये भी MCQs के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। या फिर इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ चार्ज अमीनो एसिड, में ये आपको पता होना चाहिए ये चार्ज के नाम है, तो उसके लिहाज से चार्ज कौन सा बनेगा। फिर इसके बाद ना यहाँ पे एक आ जाता है कि ये जिस वक्त ना अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये मिल के बनाते हैं प्रोटीन्स, तो उनमें हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ जो डिफरेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो होगा दैट वी विल लिंक थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो C बॉन्ड N लिंकेज कहलाता है। लेकिन वो थोड़ा सा मैं पहले ही ये आपको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले ना ये आप थोड़ा सा बुक्स को स्टडी भी कर लीजिएगा। जो KPK की जो बुक है ना, उसमें उसने जो थोड़ा सा जो डाईपेप्टाइड और इसका ट्राईपेप्टाइड है उसके जो कंसेप्ट दिए ना वो बाकी बुक से डिफरेंट है। देखिए मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसे कर देता हूँ कि आज के ही इसी लेक्चर के अंदर जब हमने स्टार्ट लिया था ओलिगोसैकेराइड से, उसमें मैंने डाईसैकेराइड्स आपको बताए थे। डाईसैकेराइड्स को आपने डिफाइन कैसे किया था कि विच इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। अगर 3 उसमें आ रहे हैं वो ट्राईसैकेराइड, 4 है तो क्या है टेट्रासैकेराइड, 5 है पेंटासैकेराइड। एक वो हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। इसी तरह से ना मेजॉरिटी बुक्स के अंदर, चाहे आप पंजाब टेक्स्ट बुक वाली जो बुक है उठा के उसको देख लें, नेशनल बुक फाउंडेशन को देख लें, उसके अंदर ना जैसे वो डाईसैकेराइड का कंसेप्ट था ना ट्राईसैकेराइड का, यही डाईपेप्टाइड का और उसका भी है। यानी 2 अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी डाईपेप्टाइड। 3 मिलेंगे और ट्राईपेप्टाइड, 4 होंगे टेट्रा, 5 मिलेंगे तो पेंटा। लेकिन ये जो KP की जो बुक में है राइटर जो है ना, वो डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड को जब एक्सप्लेन कर रहा है अपॉन द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, यहाँ पे वो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को सामने रखा है, वो यूनिट्स को नहीं रख रहा है। मिसाल के तौर पे जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, ये 2 अमीनो एसिड्स को हम आपस में लिंक करते हैं, तो भाई 2 अमीनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से उसको हम क्या कहेंगे, मोनोपेप्टाइड। अगर 3 अमीनो एसिड्स को आप लिंक करेंगे, अब देखें पहले 2 को किया था, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, जब तीसरा आप अटैच करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक और पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा, तो कितने हो गए टोटल 2 पेप्टाइड। तो आपकी बुक वाला जो है इसको क्या है वो डाईपेप्टाइड लिख रहा है। अगर चौथा अमीनो एसिड हम अटैच करते हैं तो वो फिर क्या है 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो उसको उसने ट्राईपेप्टाइड का नाम दिया है। जबकि मैंने क्या बोला है बाकी बुक्स के अंदर जब वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड के लिहाज से डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और इस तरह से वो नाम दे रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो कि आप उसमें थोड़े से वो कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये चीज़ आपने ना अपने तौर पे वो स्टडी भी करनी है।
ज़रा अगर नेशनल बुक फाउंडेशन मिल जाती है या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की है, इवन कि आप ना गूगल पे भी उसको सर्च करिएगा कि मैक्सिमम राइटर्स होते हैं ना वो डाईपेप्टाइड को 2 अमीनो एसिड की बेस के ऊपर ले रहे होते हैं। ट्राईपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड, लेकिन केपी की बुक में जो है वो उसमें क्या है, अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर तो वो मोनोपेप्टाइड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं तो वो फिर क्या होगा, डाईपेप्टाइड होगा। इंशाल्लाह फिर ये सारी बातें हम ना नेक्स्ट क्लास के अंदर जब वो डिस्कस करेंगे। अप टिल जो है ना वो जो भी अभी आपको मैंने कहा है ना, नेक्स्ट क्लास से पहले आपने ये कोशिश करनी है अपने लिहाज से ये थोड़ा सा आप इसको स्टडी करके आएँ ताकि आपको ये बातें जो है वो मज़ीद बेहतर तौर पे समझ सकें। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना ये पेप्टाइड बॉन्ड को भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो होते हैं ना वो पेप्टाइड चेन जो एक बनती है उसमें जो लीनियर अरेंजमेंट होगी उसके लिहाज से जो एक प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर उसकी इम्पोर्टेंस की बातें भी करेंगे। और इस तरह से हम इंशाल्लाह ना इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसमें ना जो प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने अभी आपको कहा है ये लाजमन आपने करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।